नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की हाल की 3 देशों की यात्रा पर। साइप्रस, कॉर्नेलिया और क्रोएशिया। ये 15 से 19 जून के बीच हुई। हम्म। और ये दौरा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद उनकी पहली विदेश यात्रा थी। हमारे पास इससे जुड़े कुछ विश्लेषण और रिपोर्ट्स हैं, तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसके मुख्य मायने क्या हैं। जी। तो चलिए सीधे साइप्रस से शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, 2 दशक में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां गए। हाँ, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। 20 साल का अंतराल। और उन्हें वहां साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड भी दिया गया। ये महज एक सम्मान तो नहीं होगा, है ना? कुछ और संकेत भी हैं इसमें। बिल्कुल। ये सम्मान खासकर मौजूदा जियोपॉलिटिकल माहौल में दिखाता है कि साइप्रस भारत के साथ रिश्तों को कितनी अहमियत दे रहा है। और रणनीतिक तौर पर देखें तो रक्षा, समुद्री सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, इन सब पर सहयोग को और गहरा करने पर जोर था। अच्छा। हाँ, और एक इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म, मतलब आतंकवाद से मुकाबले के लिए, वो भी शुरू किया गया। हाँ, ये जरूरी है। और वो भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर आईमैक, उसका भी जिक्र हुआ। साइप्रस की क्या भूमिका देखी जा रही है इसमें? देखिए, साइप्रस की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है, यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच, और वो ईयू का सदस्य भी है, तो उसे आईमैक के लिए एक अहम ट्रांजिट हब या लॉजिस्टिक पॉइंट के तौर पर देखा जा सकता है। इस पर जोर देना भारत की कनेक्टिविटी महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है। सही। और साथ ही भारत यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साल के अंत तक फाइनल करने का लक्ष्य, वो भी इसी से जुड़ता है। और वहाँ भारतीय समुदाय से भी मुलाकात हुई। जी हाँ, प्रवासी भारतीय और बिजनेस लीडर्स से भी मिले। फोकस इनोवेशन, एनर्जी, ट्रेड, इन चीजों पर था। ठीक है, तो साइप्रस के बाद अगला पड़ाव था कनाडा। G7 शिखर सम्मेलन। 1 दशक से ज्यादा समय बाद पीएम की कनाडा यात्रा। हाँ, और ये यात्रा ऐसे समय में हुई जब दोनों देशों के रिश्तों में कुछ तनाव रहा है पीछे। बिल्कुल। तो क्या रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश थी? जी, एक मुख्य उद्देश्य यही था। जैसे हाई कमिश्नर्स की वापसी, ट्रेड टॉक्स को फिर से शुरू करना, ये सब उसी दिशा में कदम है। G7 में तो खैर वैश्विक मुद्दे ही हावी थे। क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमी, AI गवर्नेंस, वैश्विक शांति। हाँ, AI गवर्नेंस तो आजकल बहुत चर्चा में है। बिल्कुल। और इन मंचों पर भारत की भागीदारी उसकी बढ़ती ग्लोबल प्रोफाइल को दिखाती है। और फिर यात्रा का आखिरी पड़ाव क्रोएशिया। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी वहां की। जी, ये ऐतिहासिक था। वहां प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेंकोविच के साथ बातचीत हुई, और जो सबसे खास बात निकल कर आई वो थी कूटनीति पर जोर। मतलब संघर्षों को सुलझाने के लिए सैन्य ताकत की बजाय बातचीत और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता देना। ये दिलचस्प है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हाँ, बिल्कुल। ये शांतिपूर्ण समाधान और द्विपक्षीय सहयोग, खासकर डिफेंस और टेक्नोलॉजी में, उसको बढ़ाने पर भारत के फोकस को रेखांकित करता है। तो अगर हम इन तीनों यात्राओं को एक साथ देखें, साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया, तो क्या ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की विदेश नीति में एक तरह का बदलाव या कूटनीतिक रीसेट माना जा सकता है? हाँ, ये कहना शायद गलत नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि फोकस अब मिलिट्री पोस्चरिंग से हटकर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट पर ज्यादा है। इसके क्या आयाम दिख रहे हैं? कई हैं। पहला तो सुरक्षा और काउंटर टेररिज्म पर सहयोग मजबूत करना, जैसा साइप्रस के साथ देखा। ये आतंकवाद के खिलाफ एक साझा मजबूत मौकफ बनाने की कोशिश है। ठीक है। दूसरा, आर्थिक पहल, आईएमएफ, ईयू के साथ FTA, G7 का एजेंडा, मार्केट एक्सेस बेहतर करना, साइप्रस एक ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर, कनाडा कॉमर्स के लिए, ये सब अहम है। और सॉफ्ट पावर, प्रवासियों से जुड़ाव। हाँ, वो तीसरा पहलू है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश और प्रवासी चैनल्स का इस्तेमाल आर्थिक कूटनीति के लिए। और चौथा, जो क्रोएशिया में खास तौर पर दिखा, शांति और कूटनीति पर जोर। ये दिखाता है कि तनाव के बाद भी भारत ग्लोबल नॉर्म्स और डायलॉग को महत्व दे रहा है। एक तरह से ये दुनिया को संदेश भी है। तो कुल मिलाकर ये 3 देशों की यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के एक नए कूटनीतिक फोकस को दर्शाती है। सुरक्षा साझेदारी मजबूत करना, आर्थिक अवसर तलाशना और शांतिपूर्ण संवाद पर बल देना। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो नया कूटनीतिक जोर है,
खासतौर पे कनेक्टिविटी पर, जैसे IMEC और भूमध्य सागर जैसे क्षेत्रों में नई साझेदारियों पर, ये आने वाले सालों में भारत की वैश्विक स्थिति और आर्थिक भविष्य को कैसे शक्ल देगा, खासकर हाल के तनावों को ध्यान में रखते हुए। ये देखना दिलचस्प होगा।